3.7 पेज, 3.7 पेज जी। 6 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हो चुकी हैं। 7th वन इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट नाम में ही काम छुपा है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है जब आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हो, जिस कॉस्ट पे आपने उसे खरीदा है, दैट इज द बेसिस फॉर इट्स फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आपने कोई मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी है आज से 3 साल पहले, तो आपकी बुक्स में वो मशीन 1 लाख रुपए पर ही आगे चलेगी। वो बात अलग है कि उस 1 लाख रुपए में से आप हर साल की क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? डेप्रीसिएशन। कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस करोगे तो निकल कर आएगी बुक वैल्यू। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा किया जा रहा है ताकि पर्सनल बायस और सब्जेक्टिविटी से बचा जाए। अब अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूं, अगर आपने 3 साल पहले भी खरीदी है, तो आज की डेट में आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू कम है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा ही होगी। अब वो मार्केट वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिविटी। तो आपकी बुक्स की मैनिपुलेशन ना हो, पर्सनल बायस ना हो, इसीलिए हमारी अकाउंटिंग कहती है कि हमने रिकॉर्डिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। आ जाओ जी। According to the cost concept, an asset is recorded in the books of accounts at the price paid to acquire it, and the cost is the basis for all subsequent accounting of the asset. Asset is recorded at cost at the time of its purchase, but is systematically reduced by charging depreciation. Market value of an asset may change with the passage of time, but for the accounting purpose it continues to be shown in the books at its book value. Book value है cost at which it was purchased minus depreciation provided up to the date. एग्जाम्पल, एक एसेट खरीदा गया 5 लाख का, और जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, आप उसे अपनी बुक्स में 5 लाख का ही दिखाओगे, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख हो जाए, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख हो जाए। Yet the asset shall continue to be shown at its purchase price of rupees 5 lakhs. Cost concept brings objectivity in the preparation and presentation of financial statements. They are not influenced by the personal bias or judgment. ये आपके एडवांटेजेस हो सकते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट के, कि ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, सब्जेक्टिविटी एलिमिनेट हो जाती है, पर्सनल बायस और जजमेंट से फ्री हो जाती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट प्लीज, क्या लिखा है? मैचिंग। मैचिंग वर्ड आप सबको मालूम है जी, घर से निकलते हैं हम ट्राई करते हैं टॉप से लेकर बॉटम तक सब कुछ जो है वो मैच करके चलें। तो यहां पर जो मैचिंग है वो 2 चीजों की है। रेवेन्यू अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इन 2 चीजों से डील करता है। वॉट एवर रेवेन्यू यू हैव अर्न, you have to record all the expenses incurred to earn that revenue, whether that expense has been paid in cash or not. तो जब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैचिंग कॉन्सेप्ट लगेगा आपको सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन में आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए आपका जो बेसिस है वो रेवेन्यू नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए आपका बेस है एक्सपेंस, कि रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो है खर्चा जो किया गया है उसे भी उस रेवेन्यू के साथ हमें अकाउंट फॉर करना है। आइए, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। हर साल हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इट इज नेसेसरी टू मैच व्हाट ऑफ द पीरियड विद व्हाट of that very period to determine what or loss for the profit earned by the enterprise during a period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched with incurred to earn that. It is not relevant whether the payment was. Therefore, as per this concept, please underline, आपका ये concept जो है
वो कह रहा है कि आपको एडजस्टमेंट्स करनी है किनकी, सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की और सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस की। इन ब्रीफ, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर, अगर आपसे पूरा पैराग्राफ नहीं याद होता तो इन ब्रीफ 1 नंबर बहुत होगा। अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना भी चिपका दोगे तो 1.5 से 2 आपको मिल जाएगा। In brief, according to this concept, the expense for an accounting period are matched against related revenues rather than cash received and cash paid. This concept should be followed while preparing financial statements to have a true and fair view of the profitability and financial position of the business firm. Next one जी, very simple. क्या लिखा है? For every debit there is इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। कोई भी चीज डेबिट करोगे तो इक्वल अमाउंट से आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज 2 एस्पेक्ट्स, वन इज एंड द अदर वन इज ऑफ। सिंपली स्टेटेड, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ ऑफ इन 1 और मोर अकाउंट्स। याद है जी कंपाउंड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इट इज ऑल्सो ट्रू वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ हाउ मच? कितने एस्पेक्ट्स हैं जी यहां पर? 2, एक डेबिट और एक डेबिट वाला हो गया जी कैश, और क्रेडिट वाला हो गया राहुल लाइबिलिटी, जो हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। Thus we can say कैपिटल, कैपिटल के ब्रैकेट में क्या लिखा है? इक्विटीज इज इक्वल टू कैश, कैश के ब्रैकेट में। सपोज फर्दर द एंटरप्राइज बोरोज अमाउंट फ्रॉम अ बैंक, इट्स एसेट विल इंक्रीज, बट दिस विल मीन दैट आउट ऑफ द टोटल एसेट्स अमाउंट इक्वल टू बोरोइंग इज पेबल टू द आउटसाइडर। सो ओनर्स इक्विटी और कैपिटल प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इज इक्वल टू एसेट्स, और एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दिस फंडामेंटल इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन गुड। याद आया जी कुछ फंडामेंटल इक्वेशन? Accounting equation, asset is equal to liabilities plus capital. In other words, accounting equation demonstrates the fact that for every debit there is an equal and opposite credit. The system of double entry, please underline this. The system of double entry bookkeeping is based on this concept. For every debit there is equal and opposite credit. Dual aspect principle. Next one जी। अब ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको मैचिंग प्रिंसिपल में बताया कि मैचिंग प्रिंसिपल में आपका बेस रेवेन्यू नहीं है, आपका बेस उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो आपने खर्चा इनकर किया है वो है। इस प्रिंसिपल का नाम फिर से पढ़ के सुनाएं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब किया जाता है प्लीज बताएं? व्हेन यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। इन सिंपल लैंग्वेज, व्हेन डू यू रिकॉर्ड रेवेन्यू इन योर बुक्स? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन। गुड्स सोल्ड टू मोहन, जनरल एंट्री प्लीज। पैसे आ गए। इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड और नॉट? जल्दी बोलिए। Is the amount realized? No, amount is not realized. We are going to realize it at a later date. So revenue recognition concept says revenue is recognized when we enter into a transaction, when the legal title of the goods is passed, when an obligation to pay for the money is established, not when actual cash is realized. So recognition of revenue and realization of cash are two separate things. आओ जी। According to the revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when the transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. It is to be noted that recognizing revenue, पढ़ लो प्लीज, आप ही के लिए पढ़ रहा हूं, मेरे को आता है। It is to be noted that, please, and are एग्जाम्पल, एक एंटरप्राइज ने गुड्स बेचे हैं कौन से महीने में जी? 2000। पैसे कब मिल रहे हैं? हाँ जी। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुआ? अप्रैल के फेब। बिकॉज व्हेन द गुड्स आर सोल्ड द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड अपॉन सेल्स इन विच मंथ? Another example, suppose an enterprise has received advance in the month of Feb for the sales to be made in the month of
मई। हाँ भाई, एडवांस मिला आपको, माल आपने बेचना है मई में, एडवांस आपको मिला है फेब के अंदर, जनरल एंट्री चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर सेल्स अकाउंट। कैन यू गिव मी द नेचर ऑफ एडवांस फॉर सेल्स? लायबिलिटी। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ जी, पैसे आए नहीं आए। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर सेल, पैसे आ गए, सेल हो गई, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। क्योंकि रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज हुआ ही नहीं, बिकॉज आपने गुड्स बेचे ही नहीं, लीगल टाइटल ट्रांसफर हुआ ही नहीं, आपके ऊपर उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आई नहीं। अभी ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? बायर के ऊपर के सेलर के ऊपर? क्योंकि पैसे किसने पकड़े हैं? सेलर ने, लेकिन उसने अभी तक पेमेंट। चलिए, revenue shall be recognized in May upon sales having been made because the legal obligation to receive the amount is established in May 2026. Last but not the least, क्या है जी? Verifiable objective concept. वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो करो, लेकिन उसका प्रूफ होना चाहिए। दैट शुड बी सपोर्टेड बाय एन एविडेंस। वो एविडेंस होते हैं जी सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जिसमें वाउचर आ गया, अकाउंटिंग वाउचर आ गया, इनवॉइस आ गया, रिसीट आ गया, बिल आ गया, ये सारी चीजें जो आप बनाना सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 में। आइए, द वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम measurements that are based on verifiable evidences are regarded as, it means all accounting transactions should be and supported by, these supported documents are cash memo, invoice, sales bills, etc. 11 + 3 14 कर लिया जी हमने, जल्दी बोलो। चलो अभी पता चलता है कितने की है। बुक बंद कर दो, क्लोज द बुक। हो गई क्लोज जी। अब मैं आपको एक सिचुएशन बोल रहा हूं और आपको बताना है कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप फॉलो करोगे इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए, और उसके बाद आपको उसी कॉन्सेप्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है जिस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाना है। चलिए, प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग good industrial relations in the accounts. I repeat, production manager is interested in recording good industrial relations in the accounts. पहली बात ये बताइए, कर सकता है वो? क्या वो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस 5 करोड़ रुपए के हिसाब से लिख सकता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस मॉनेटरी टर्म्स में मेजर, तो कौन सा प्रिंसिपल लगाया आपने? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। आई समझ जी? कुछ नहीं समझ आई, सिर्फ निन्नियां की हैं हमने 4 दिन। तो अब इस तरीके से आपको आएगा क्वेश्चन और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपसे वही नहीं हुआ तो अंडा लो और घर जाओ, फिर कुछ नहीं मिलेगा। आपने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई नहीं किया या गलत आइडेंटिफाई किया तो एक्सप्लेन भी उसे ही करोगे। नेक्स्ट वन जी, लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन। लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन। ये बोले, पीछे से वो बोली, बाकियों ने मुंह चेक करो जरा, गुड़ तो नहीं डाल रखा है और छोले साथ में डाल रखा, कुछ निकल ही ना रहा हो। जीभ चेक करो, कट तो नहीं गई, रंदा लग गया हो कहीं। अभी मैं एंटर नहीं किया तो बहुत चल रही थी, पटर 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 पटर, रुक ही नहीं रही थी। द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ अ कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन। तो कम से कम आप ये सोच तो रहे हो कि आपका धंधा लॉन्ग टर्म चलेगा और आपको क्या फेस करना पड़ेगा? कंपटीशन। लॉन्ग टर्म चलेगा ये सोच है, और ये सोच कौन देता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ऑल्दो सेल्स हैव नॉट येट टेकन प्लेस, कॉमा, few reliable customers of the company have placed large orders from which huge profit is expected.
रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट. Revenue is considered when the sales has been made or services has been rendered. हो गई कि ऑर्डर ही मिला? सुना नहीं जी, ऑर्डर ही मिला है आपको, अभी आपने सेल नहीं की, तो क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो पाएगा? जल्दी बोलो. क्लियर हो गया जी. वन ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर समझते हो? ओनर ऑफ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. आप इसे सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में सोच सकते हो. सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, कि ओनर होता है? तो आपके धंधे का ओनर है, उसकी सेविंग है. उसकी सेविंग है कि बिजनेस की सेविंग है? आई रिपीट, वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स. हाँ, किसकी सेविंग है? ओनर की सेविंग है. उसने वो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दी, सोना चांदी, मकान, दुकान, जमीन, कुछ भी खरीद लिया. हाँ जी, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करोगे इसे रिकॉर्ड करने में या ना रिकॉर्ड करने में? कौन बोला? दोबारा बोल. बिल्कुल ठीक. ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज. किसकी सेविंग थी और उसने उससे क्या खरीदा? इन्वेस्टमेंट. बिजनेस की कि अपनी खुद की? तो इसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ओनर एंड बिजनेस आर, we record the book, we make the books of accounts of, and we record everything from. तो यहां बिजनेस तो पिक्चर में है ही नहीं. At present, market price of the fixed assets of the company is very high as compared to the book value, and the directors are entrusted to show the fixed assets in accounts at their current market price. आज ही किया अपन ने हिस्टोरिकल कॉस्ट. आपका एसेट 5 लाख का खरीदा गया था, जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, चाहे वो 4 लाख का बिकता हो, चाहे वो 7 लाख का बिकता हो, किताबों में कितने पे शो होगा? 5 लाख. ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेस्ड पेंसिल्स नॉट ऑफ गोल्ड of ₹50. These had all been issued from stock and were still in use at the end of the year. बात किसकी हो रही है? कंपनी. किसकी? कंपनी. कंपनी इज बिगर देन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. कितनी बड़ी अमाउंट की बात हो रही है? $50 बिलियन के 150 रुपए सोने की पेंसिलें हैं, डायमंड लगे हैं कि लकड़ की है? हाँ, तो ठीक है, खरीद ली पेंसिल, यूज कर रहे हैं. हाईलाइट करें सुनहरी अक्षरों में, हमने 50 रुपए की पेंसिल यूज की साल में. मटीरियलिटी प्रिंसिपल. केड़ा प्रिंसिपल? इज दिस इंफॉर्मेशन मटीरियल फॉर एन इन्वेस्टर टू मेक हिज डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट? पॉइंट समझ में आ गया जी? नेक्स्ट, directors are entrusted to adopt written down value method of charging depreciation in place of straight line method in the current accounting period to show higher profits. Consistency. आप consistently कौन सा method follow कर रहे हो? written down value ना straight line. और अब आप कौन सा करना चाहते हो? ध्यान से सुनिएगा. स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड जब आप बनाना सीख जाएंगे तब इन डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा. जब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं, पहले साल चाहे मेथड कोई भी हो, अमाउंट सेम आती है.
लेकिन दूसरे साल ऑनवर्ड स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रीसिएशन जो है वो ज्यादा होती है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डिप्रीसिएशन कम होती है. व्हाट इज द नेचर ऑफ डिप्रीसिएशन? अगर आपका खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा? सुना नहीं रही बच जी. पे नेक्स्ट, अ डेटर हु ओज एन अमाउंट टू द कंपनी इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट. हाँ जी जल्दी बोलो. A company, a debtor who owes an amount to the company is likely to be declared insolvent. Prudence concept ji, do not anticipate any, but do provide for all the possible. समझ आई जी कहानी? जल्दी बोलिए. ये था जी आपका, आपके चैप्टर का नाम क्या है? Accounting standards. नहीं जी, theory base of accounting, accounting standards एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जी, जिसका पहला पार्ट है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो कि हम कर चुके हैं, जिसमें 3 अकाउंटिंग फंडामेंटल जो अजम्पशंस थी वो आई और 11 प्रिंसिपल्स आए. दूसरे पॉइंट का नाम है आपके चैप्टर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? गिव मी वन लाइनर. Accounting standards are set of GAAP, generally accepted accounting principles that are to be followed while preparing books of accounts. That is accounting standards. तो रूल्स हैं जी बेसिकली, बकैती जितनी मर्जी किताब मारती चले, है बेसिकली क्या? रूल्स जो आपको क्या करने चाहिए? फॉलो while preparing what? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. करते हैं हम, करते हैं हम. आप बताओ हाँ या ना? यस. जनरल एंट्री कैसे बनाई थी? इन रूल्स को फॉलो करके बनाई थी. हाँ के ना? क्या लिखा? ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. किसने इशू किए? किन पे लगेंगे? किन पे लगेंगे? मेरे पे लगेंगे. आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आप पे लगेंगे. कौन बना रहा है? आईसीएआई. मैं या पार्टनरशिप फर्म इन्हें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कैसे पता चलेगा? कौन है? कोई भी बन सकता है? नहीं. आपको क्या होना पड़ेगा? आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, इंटर्नशिप में लगे हुए हैं, उन्हें सीए भेजेगा. क्या करने के लिए? ऑडिट. किसकी ऑडिट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की. जब वो ऑडिट करेंगे तो वो इंश्योर करेंगे कि जिसने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है उसने किसे फॉलो किया हो. इस तरीके से आईसीएआई इंश्योर करता है कि नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस क्या फॉलो करें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्या लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लिखा है जी अभी. लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये किसने इशू किए थे? ये किसने इशू किए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 विच इज गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जीओआई. जीओआई स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कंपनीज पे लगते हैं. किस पे लगते हैं? कंपनीज पे. कंपनीज बेसिकली 2 तरीके की होती हैं हाल फिलहाल आपके लिए, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड. डन है जी. ये किन पे लगते हैं? प्राइवेट लिमिटेड पे. किन पे? ये कौन आगे? इशू कौन करता है?
सेम कंपनीज एक्ट। लगते किन पे हैं? अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी होती कौन सी है? पब्लिक, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसने आईपीओ निकाल रखा है, जो जनता से पैसा मांगकर अपने धंधे में लगा रही है और जनता को दे रही है शेयर्स, और जनता बन गई शेयर होल्डर। आपकी कंपनी की नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या होता है जी? कैपिटल 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आप पे कौन लगेगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, आपकी कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, और आपकी कंपनी की नीचे होल्डिंग कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज या एसोसिएट कंपनीज हैं। RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस फुटवेयर, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस एरोनॉटिकल्स, ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएटिव कंपनीज हैं। तो अगर आपकी पेरेंट कंपनी, पापा जी, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इज अ लिस्टेड कंपनी और दिस कंपनी, देन जो बालक हैं, ब्रांचेज हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगी? लिस्टेड कंपनीज, एंड उन पे क्या लगेगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विच इज द रिजल्ट ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन टू IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या लोड पड़ गई? दुनिया बड़ी है कि छोटी है? नहीं, बहुत छोटी है। SONY, इंडियन कंपनी तो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स हैं। इंडियन कंपनी तो नहीं है, लेकिन सेब पूरी दुनिया को खिला रखा है। हां के ना? तो हर कंट्री में इनके बिजनेस ऑपरेशंस हैं, यस और नो? हर व्हाट इज अकाउंटिंग? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ, हां, मैं हिंदी बोल रहा हूं, तुम चाइनीज बोल रहे हो, कर ले कॉन्वर्सेशन। तो एप्पल 120 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है, सबकी अकाउंटिंग भाषा अलग अलग होगी, तो एप्पल क्या करेगी? सड़ जाएगी। देयर इज अ नीड टू स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज। उसके लिए 1973, कब? तो बेसिकली 50 साल ही हुए, 27 और 26, 53 ईयर्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई, ISAC। क्या बनाई गई? 1973 में, जिसका काम था IAS बनाना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, ताकि सारे उन्हें फॉलो कर सके। इंडिया भी इस कमेटी का पार्ट था। इंडिया ने बनाया IASAB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, 1977 में। बनाए जा सके क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन्होंने बनाए ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ड्राफ्ट का मतलब समझते हो? कच्चा। ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, सरकार को दिए, प्रोफेशनल्स को दिए, आप अपनी राय दें। उसके बाद उनकी कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया और फाइनल बनाए। IASC रिप्लेस हो गई IFRB से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, 2001 में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड ने
बनाए IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये IFRS बने तो इंडिया से पूछा गया, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो IFRS को एज इट इज अडॉप्ट कर लो, या अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ऐसा बनाओ जो IFRS के इक्विवेलेंट हो। इंडिया ने IFRS अडॉप्ट नहीं किया, इंडिया ने अपना इंटरनेशनल वर्जन बनाया, वर्जन का नाम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करना होता है व्हाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सारी आपको हिस्ट्री बताई जो कि ज्यादा पुरानी नहीं है, 53 इयर्स टू बी प्रिसाइज। और ये क्यों नीड अराइज हुई? बिकॉज 1970s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दुनिया छोटी हो गई, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एडवांस हो गए। आप हैप्पी न्यू ईयर दिहाड़ी में 3 बार मना सकते हो, 31st of December. You can make your happy new year 3 times in 3 different time zones, provided you have the money and you can travel through plane. एक जगह मना के दूसरी जगह चले जाओ, पहले ऑस्ट्रेलिया मना लो, सबसे पहले मन जाता है, फिर एशिया आ जाओ, उसके बाद मन जाता है, फिर कनाडा चले जाओ, फिर से मन जाएगा। दुनिया इज स्मॉल, बहुत छोटी है, तो इसीलिए इसकी जो है वो आपको नीड अराइज हुई। दुनिया वैसे बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का व्यापार होता है, रिकॉर्ड कौन रखता है? अकाउंटिंग, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कहानी समझ आई जी? क्लियर हुआ जी? आइए फिर अंग्रेजी पढ़ें। Page number 3.9. Top of the page, what is written? The rise in diversity, complexity, and globalization of whom made the study of accounting information and essential. But the diverse का मतलब पता ना जी, different. But the diverse accounting policies being and the accounting treatment of transactions and events made the accounting information and also a need was thus felt that certain minimum standards should be so that the accounting statements have the qualitative characteristics of. पहले चैप्टर में कर लेते जी आपने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्लीज ब्रैकेट डाल लीजिए। Therefore, an international accounting standard committee, IASC, now renamed as IFRB, was set up in the year. The objectives of this committee are to formulate, what do you mean by to formulate? बनाना, and publish का मतलब छापना, in whose interest? क्या छापना है? Accounting standards to be observed in of and ये इंश्योर करना कि वर्ल्ड वाइड उसकी एक्सेप्टेंस हो, एंड टू वर्क फॉर द इंप्रूवमेंट एंड टॉप ऑफ द पेज प्लीज हार्मोनाइजेशन का मीनिंग लिख लो, बहुत भारी भरकम वर्ड है आपके लिए। हार्मोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ Harmonization is the process of increasing the level of agreement. Harmonization is the process of increasing the level of agreement in accounting standards and practices between countries. Harmonization is the process of increasing the level of agreement in accounting standards and practice between countries.
अब दोबारा पढ़ लो जी। टू वर्क फॉर द इंप्रूवमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द। Presentation of financial transactions. हाँ जी, अगला पैराग्राफ। ICAI is a member of Committee. this committee and has undertaken to formulate and implement. Standards in India. ICAI has set up ASB. ASB stands for Accounting Standards Board. Accounting Standard Board setup किया कब? 1937. To identify Areas of accounting. जहां पर अल्टरनेटिव एंड डाइवर्स प्रैक्टिसेस वर। ASB का काम क्या था? ASB with the purpose to bring in accounting practices was to develop what? Keeping in view the business and legal provisions of the, and after discussions with various stakeholders, government, industry, federations, etc. ASB, full form please. Submits the draft accounting standards to whom? Institute of Chartered Accountants of India. ASB ने ड्राफ्ट बनाया और ICAI को दे दिया, जिसने इसे इशू किया कमेंट्स लेने के लिए ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स एटसेट्रा। ICAI के काउंसिल ने ड्यू कंसिडरेशंस दिया इन कमेंट्स को और ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस किए बिफोर नोटिफाइंग इट। नोटिफाइंग का मतलब होता है जब सरकार किसी चीज को नोटिफाई कर देती है तो वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए नेक्स्ट पैराग्राफ। हुज केस दे आर टॉकिंग अबाउट? इन द केस ऑफ ICAI ने एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किसे रिकमेंड किया? नई चीज आ गई जी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA। एन अथॉरिटी अंडर हु, अंडर विच एक्ट? जो नोटिफाई करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो किन पे एप्लीकेबल होंगे? कंपनीज पे। इट शुड बी नोटेड दैट इन केस ऑफ कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर, हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल। एट प्रेजेंट 3 set of accounting standards are used for preparing the financial statements by the enterprises. हाँ जी, पहला पढ़ो जी, पढ़ो। किसके ऊपर लगेंगे ये? नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। सेकेंड वन जी, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, GOI, गवर्नमेंट ऑफ। ये किन पे लगेंगे? कंपनीज पे। तीसरा जी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट हैंड साइड पिंक बॉक्स, स्टिक टू द पेज। प्रेजेंटली देयर आर फॉलोइंग 3 sets ऑफ अकाउंटिंग, वो आपको बता दिया गया। अगले पेज पे आइए, हेडिंग पढ़ के सुनाओ। Applicability of accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी आपने पढ़ा 3 तरीके के थे। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू किया है ICAI। Accounting standards issued by ICAI apply to non-corporate enterprises, that is firms. These standards are not backed by law and implemented by whom? Through its. Who are the members of ICAI? CAs. Who audit and issue? Next, accounting standards notified under. ये दोनों किस पे लगते हैं? दोनों कौन नोटिफाई करता? कंपनीज एक्ट 2013। ये किन पे लगते हैं? ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे लगते हैं जी? लिस्टेड कंपनी, नेटवर्थ या आपकी होल्डिंग एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी की है, तो उन पे कौन से लगेंगे? आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है। आपकी कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ नहीं है, और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपके जो नीचे ब्रांचेस वाली कंपनी है वो भी लिस्टेड नहीं है। क्या आप इन्हें फॉलो कर सकते हो? यस, कर सकते हो, वॉलंटरीली। यू कैन फॉलो देम। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, तुम्हारी कंपनी भी लिस्टेड होगी, तुम्हारी कंपनी की नेटवर्थ भी 250 करोड़ से ऊपर होगी, अभी नहीं है,
तो आप अपने आप को पहले से ही रेडी कर रहे हो। और आप क्या फॉलो कर रहे हो? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर सकते हो फॉलो। मींस या तो आप ये हो तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो, आप ये हो तो भी इन्हें फॉलो कर सकते हो। आप ये हो, ये वाला आपको बाय लॉ ये फॉलो करना है और आप यही फॉलो कर रहे हो, तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स GOI आर बैक्ड बाय लॉ। प्लीज अंडरलाइन कर लो, आर बैक्ड बाय लॉ, ये कानून है। Being the notified accounting standards to be followed by the companies to whom they are applicable. Accounting standards notified under the Companies Act 2013 are applicable to the companies, आगे आप पढ़ के बनाएं, on which are not applicable. or where Indian accounting standards are not applicable and have adopted. Thus, it is important to understand the companies to which Indian accounting standards apply. Indian accounting standards are applicable on the following categories of companies. पहला जी, They are the companies whose securities are listed on the stock exchange. Securities का मतलब होता है जी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। Companies having net worth of holding subsidiary associate companies of the companies preparing their financial statements following. अगर आपकी कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है और आपकी नीचे ब्रांच वाली कंपनीज हैं, तो उन्हें भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, besides the above category of companies, other companies may adopt Indian accounting and prepare their financial statements accordingly. All companies other than the on whom Indian accounting standards apply. or have voluntarily adopted Indian accounting standard must prepare their financial statements following accounting standards notified under the Companies Act 2013. हाँ भाई, कितने तरीके के थे अपने स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग? 3। पहला चेक कर लो जी, किसने नोटिफाई कर रखा? बॉटम ऑफ द पेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI 3.11, bottom of the page, list of accounting standards notified under, turn the page, list of Indian accounting standards notified under the 3.13 page, meaning of rules. They are set of guidelines, that is gap, that are followed for preparation and presentation of financial statements. These are the accounting rules and procedures relating to, please, measurement आगे, recognition आगे, फिर of, where, issued by. Institute of Chartered Accountants of India. समझ आ गया जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? नेक्स्ट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस जो कि आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि आप क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सको। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जी। थर्ड वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू, प्लीज, बिजनेस एनवायरमेंट एंड, Laws of country. क्या बिजनेस एनवायरमेंट और लॉज ऑफ द कंट्री सेम रहते हैं कि बदलते रहते हैं? It therefore naturally means that the guidelines change with change in, and it is because of this reason that accounting standards are being revised from. It may be noted that very important line, please underline it. It may be noted that whenever a conflict arises between and accounting, Standards. कानून और रूल के बीच में जंग होगी तो जीतेगा कौन? कानून। लॉ विल प्रिवेल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर, टर्न द पेज। Accounting standards have also been made flexible in the sense that where alternative accounting practices are applicable, an enterprise may adopt any of the practice with a suitable disclosure. बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए जी, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, यूटिलिटी, लिमिटेशंस। कल आपका ये चैप्टर खत्म कर देंगे जी। कल डे क्या है जी? फ्राइडे को आपका चैप्टर खत्म करेंगे जी, चैप्टर नंबर 7 सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और मंडे को स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर दैट इज कैश बुक।